चलो 47 बीसी 47 बीसी में भाई चलो एक बार हो गया कि महायान को क्या बोलते थे उस समय? महासंगिक। महासांघिक। महासांघिक। और हीनयान को क्या बोलते थे? थेरावाद। थेरावाद या स्थिरवाद। स्थिरवाद। दोनों में डिफरेंस है सर, थेरावाद स्थिरवाद। थेरा मतलब होता है कि कंसेप्चुअल। थेरा मतलब तुम थेरा मतलब समझ लो थियोरेटिकल। हाँ ये वर्ड बहुत सही है, थियोरेटिकल। मतलब थ्योरी ज्यादा ध्यान देते थे। महासांघिक वाले थ्योरी पे नहीं अप्लाई पे ज्यादा ध्यान देते थे। अभी समझ में आया? लेकिन इन लोगों के बीच बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया यार, मैं माइक तो बड़ा तेज किया हूँ लेकिन आवाज धीमी आ रही है। एक सेकंड रुक जाइए, हम इसकी ऑडियो सेटिंग थोड़ा तेज करें जिससे कि आवाज कम आए। या तो तुम अपना माइक जो है 2 गज जमीन के नीचे दबा के तब बात कर रही हो। सर आवाज ठीक आ रहा है आपका। अरे आप लोगों का आवाज कम आ रहा है। आप में रजनी का आवाज तो ऐसा आ रहा है जैसे 5 परलांग दूर से बोल रहे हैं। सर अभी जा रही है सर? अब तो बहुत तगड़ी आ रही है। माइक से दूर रखा था। अच्छा अच्छा, चलिए। तो थेरावाद, अब क्या हुआ कि ये जो थेरावाद वाले थे, थ्योरेटिकल वाले थे, और ये अप्लाइड वाले थे, दोनों में हो गया बहुत तगड़ा झगड़ा। मतलब बहुत ज्यादा तनाव बन गया, बहुत ज्यादा तनाव बन गया। अप्लाइड वाले बोले यार लाइफ जो है अप्लाइड होती है, और थेरा वाले कहे भाई थ्योरेटिकल चलोगे तभी तुम आइडियल बन पाओगे। अब इम्पोर्टेंट ये बताओ कौन सही कह रहा है? बोलो कौन सही कह रहा है? सर अप्लाइड। सर अप्लाइड। जस्ट आइडियल फेज कभी पाया ही नहीं जा सकता। सर प्रैक्टिकल हमेशा चलता है। हाँ, आइडियल फेज कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। हम तुमको बताएं कि रामायण में प्रभु श्री राम को कौन पुरुष बताया गया? पुरुषोत्तम राम। हाँ, पुरुषोत्तम बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये बाली का वध छिपके किए। जी सर। इसके बावजूद विभीषण की हेल्प लिए। इसके बावजूद माता जानकी का न्याय जो भी किए हो, ठीक। और माता जानकी के साथ साथ अपने पुत्रों का के साथ, तो क्या ये पूरी तरह से पुरुषोत्तम हो पाए? नहीं सर। नहीं हो पाए ना, नहीं। क्योंकि आइडियल फेज कभी पाया ही नहीं जा सकता, असंभव है। आइडियल फेज मतलब शून्य, न इधर न उधर, आप शून्य हो ही नहीं सकते क्योंकि आप इंसान हैं। अरे हम करें कोई भी नहीं शून्य हो सकता। तो ये लोग इसी पे अटके थे। अप्लाइड वाले कहे भैया अप्लाइड जीवन जियो, इसी में सब कुछ की सबकी भलाई है। तो महासांघिक और थेरावाद में आइडियल कोई था ही नहीं। तो भैया 100 बीसी में दुनिया बदल चुकी थी। 100 बीसी तक बेटा हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, अंग्रेजी वालों को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। हर्यक डायनेस्टी। इसके बाद आया नाग वंश, नागा डायनेस्टी, ठीक है। फिर आया नंद वंश, ठीक। ये फिर आया मौर्य। ये लोग डिक्लाइन हो चुके थे। और अब बेटा बाहर से, वेस्टर्न साइड से अलग अलग जातियां एंटर कर रही थी। ज्यादातर जो है मंगोल की तरफ से आ रही थी। अब तुम लोगों को कई बार बताए हैं कि अगर मंगोलिया की बात करें तो बेटा वहां दूर दूर तक तुम्हें बस मैदान दिखाई देंगे, खेती बाड़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अंदर पूरा पत्थर ही पत्थर।
तो ये ट्राइब में रहते थे, तो ये ट्राइब लोग चारों तरफ जाके बट गए, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, इन सब जगहों से। तो यहाँ से कई कबीले अंदर आए, जैसे यूची कबीला, यूची कबीला यानी UCHI ट्राइब। सर मौर्य के बाद सर मंगोलिया है सर। मौर्य के बाद मंगोलिया, मौर्य कोनो देश थोड़ी ना है कि फिर मंगोलिया। नहीं सर, आए जो मतलब वंश। ये नहीं, मंगोलिया एक देश है, हैं? अब चलो तुमको Yes. इसको समझा, क्वेश्चन पूछे नहीं कि हमारा दिमाग चला। ऐसा बेटा कई बार बता चुके हैं कि मंगोलिया ऐसा एक देश है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल यानी गोबी डेजर्ट। और यहाँ की जो जमीन है ना, वो कलर बदल लें, यहाँ की जो जमीन है वो इस तरह से पथरीली टाइप की है कुछ, ठीक। मतलब बजरी, कंकर, पत्थर ये सब ज्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कोप नहीं, यानी कृषि नहीं की जा सकती। कृषि की तो बात छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर पेड़ भी नहीं दिखाई दे, तुम्हें यहाँ पर पेड़ भी नहीं दिखाई दे, क्योंकि अंदर जड़ जा ही नहीं पाती, ठीक। तो तुम्हें दूर दूर तक सिर्फ ऐसे ही बियाबान, बस ऐसे ही तुम्हें एक दूर दूर तक, मीलों तक। तुम यकीन नहीं करोगे कि मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां सड़क ही नहीं है, सड़क ही नहीं, सड़क ही नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, मतलब कुल खाली जगह, चाहे गाड़ी यहाँ घर उठा के ले चले जाए, चाहे गाड़ी यहाँ से, चाहे गाड़ी यहाँ से। समझ रहे? दिखा, मंगोलिया देखना चाहते हो आप लोग? चलो दिखाते हैं मंगोलिया। जी सर। सर एक बार न्यूज में पढ़ा था सर। सर वो जो चाइना के ऊपर वाला है वही है? हाँ 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 हाँ, ये देखो दिख रहा है दूर दूर तक, कुछ पहाड़ नहीं तो ये देखो नजदीक, ये देख रहे हो, सड़क पे गाड़ी नहीं चला रहा, ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो पूरा। यहाँ पे पहलवानी, यहाँ मतलब यहाँ का मतलब नेशनल गेम है पहलवानी, ये देख रहे हो। अभी दिखाते हैं और ये देखो दूर दूर तक बस ऐसे, दूर दूर तक बस ऐसे। तुम्हें मतलब कुछ सर यहाँ तो घास है, घास है, तुमको खेत दिखाई दे रहा है कहीं उस पर कि बहुत खेती हो रही हो? नो सर। तुमको कोई देखो थोड़ा घास, खेती नहीं होती तो खाते क्या है? यही छोटा छोटा जो घास आता है, आदमी घास खाते हैं सर। ये तो गाय भैंस हो। क्या बता, आप बताइए सर। ये मिनी आज हुक्का भी बैठी होगा। सर आज खाना बना के बैठे सर। देखो रियल मंगोलिया ऐसा, अब दिखा तुम्हें? यस सर, रियल मंगोलिया ये है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको घेर बोलते हैं, ये जो छोटा छोटा घर बनाया ना, इसको बोलते हैं घेर। अभी हम बताएंगे। और देखो ये ऊंट, और इनके ऊंट देखो डबल हुड वाले होते हैं। नितेश 4K में आ रही है सर। हाँ, यर्ट भी बोलते हैं, घेर भी बोलते हैं। इसे यर्ट, YURT यर्ट भी बोलते हैं, और वहां के लोकल लैंग्वेज में घेर बोलते हैं। तो देखो अब ये तो समझो कि ये तब का सीन है बेटा जब ये गर्मियां है, टेम्परेचर जब माइनस में होता है तो शायद तुम्हें दिखाई दे। देखो यहाँ पर तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है खेत? दूर दूर तक दिखाई दे रहा है खेत, दूर दूर हाँ सर। लेकिन बेटा जब ठंडी आती है, ये देखो, यही देखो यर्ट है, इसी को यर्ट या घेर बोलते हैं। और फोन चार्ज करने के लिए लगा है, देखो ऐसी ही जमीन है,
हाँ, इसको रख लो। देखो ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं ये लोग। और दिखाते हैं सोलर ये पैनल देखो। लगा रखे हैं। हाँ, सोलर, अरे फोन चार्ज वर्ज करने के लिए, कनेक्शन के लिए। नहीं तो तुमको खेती कहीं नहीं दिखाई देगी, कहीं पर थोड़ा बहुत पेड़ पौधा झड़कार दिखाई दिया। तो इनकी क्या है, मेन इनका काम है बेटा, इन लोगों का काम शिकारी बनना। तो शिकार के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रेंड करते हैं शिकार के लिए काइट। काइट यानी ये देखो, देख रहे हो फाल्कन, दिख अच्छा रहा है सर। ये? हाँ, ये लोग शिकार के लिए घोड़े पर बैठते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये इनके घोड़े थोड़े नाटे टाइप के होते हैं, हमारे यहाँ इनको गधा बोलेंगे, लेकिन होते बहुत तेज हैं इनके घोड़े। सबसे खास बात, इसके बाद ये जो ये पहने हुए है ना अंदर, इसको सैंडलर बोलते हैं। तो ये तो आज डेवलप हो गया, नहीं तो पहले ये बिना सैंडलर के ही बड़ी तेजी से भाग सकते थे। मतलब इतने एक्सपर्ट ये लोग हॉर्स राइडर होते थे, घुड़सवार होते थे। और एक हाथ में ये बाज पकड़े होते थे, और बाज की आंख जो है ये लोग क्या करते हैं, वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छिपा देते हैं। जब इनको जो है वो करना होता है, आंख खोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बाज का को तब समझ जाता है बाज कि अब हमें किसी पर अटैक करके उसको मार के अपने मालिक के पास लाना है। तो फिर ये उड़ जाता है। उड़ के इसको चाहे जो भी मिला, जिस भी वजन का मिला, जिसको ये उठाकर लेकर आ सकता हो या मार सकता हो, ये उसे जाकर मार देता है। और बाद में ये लोग पीछे से जाके उसे ले लेते हैं। तो ये कभी कभी भेड़, बकरे और सियार, मतलब वही फॉक्स और क्या बोलते हैं उसको, यही छोटे मोटे जानवर ये लोग मार देते हैं। कुछ छोटे मोटे जानवर तो उड़ के लेकर चले आते हैं, पकड़कर अपने मालिक को दे देते हैं। लेकिन बेटा इनको अपने हाथ पे रखने के लिए ये कम से कम 10-12 किलो के होते हैं, उतनी ताकत होनी चाहिए। अब तुम ये सोचो जरा, सभी लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ ना? यस सर जी। तो अब तुम ये समझो कि एक तो हाई स्पीड में घोड़ा, पकड़ने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ लगाम के अलावा, उस पर 12 किलो का एक बाज। और बाज जब दौड़ते थे ये लोग लड़ाई करने के लिए, तो बाज अक्सर इनके कंधे पे बैठता था। और ये जो फाल्कन है, इसका नाखून आप समझ ही लो कितना तगड़ा होता है, ठीक है, 4-4 इंच 5-5 इंच का तगड़ा होता है। वो कंधे पर ग्रिप के, तो ये लोग चमड़ा पहनते थे जिससे कि मतलब धंसने न पाए, वरना ये बाज चाहे तो इनका ये कंधा उखाड़ के लेके जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो बेनिफिशियल ये था, एक तो हॉर्स राइडिंग, बाज, और बाज इनको ऊपर ऊंचाई से ड्रोन की तरह अच्छा खासा बना देता था। और तीसरा इनका ये बो एंड एरो, ये देख रहे हो, ये इतना पोर्टेबल और इतना फास्ट होता था बेटा, इतना फास्ट होता था, इतना तगड़ा होता था कि ये 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के स्टील को क्रॉस कर जाता था। मतलब लोहे का अगर कोई छाती पे अपने जो है एक कोई क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन शील्ड पहना हुआ है, तो वो प्रोटेक्शन शील्ड इसके लिए कुछ भी नहीं। ये तो बहुत तगड़े मतलब निशानेबाज होते थे ये सब। चंगेज खान की पूरी याद दिला दी आपने। जी, चंगेज खान यहीं से था सरकार, ठीक। और ये जो लोग ये सब लेके चलते थे, तो हमने आपको मंगोलिया का पूरा एक वो बता दिया, बट एक एस्पेक्ट नहीं बताया, नहीं दिखाया। और वो एस्पेक्ट है कि ठंडी के समय में बेटा ये पूरा जगह ऐसा हो जाता है, पूरा बर्फ से ढक जाता है, पूरा सफेद, पूरा सफेद। ये देखो ये फाल्कन, ये देख रहे हो, सफेद पूरा दिख रहा है जी सर। कि मतलब खोद के पानी निकालना पड़ता है। ये देखो फाल्कन, देखा, अब दिखा, ये मंगोलिया, यस सर। ये है चंगेज खान, ऐसा ही था। ये देखो यहाँ के युवा, सो दैट, तो वहाँ से जो येलो, हाँ, मंगोलिया की राजधानी है बेटा उलान बटोर।
सर येलो डस्ट जो चल रही है, हाँ चाइना में लॉकडाउन की तरीके का लग गया है। हाँ, वहां पर आता है अक्सर। तो वो यहाँ की राजधानी बेटा उलन बटोर। मंगोल बुद्धिस्ट नहीं थे ना? मंगोल कंप्लीटली बुद्धिस्ट नहीं थे, बुद्धिस्ट बाद में आए हैं ये, लेकिन आज भी कंप्लीटली नहीं है, ट्राइबल टाइप के थे। तो जब मंगोलिया में कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या बनोगे? शिकारी कबीला बनोगे, हंटर ट्राइब बनोगे आप, हंटर ट्राइबल, हंटर बनोगे आप। तो ये हंटर लोग जो है बाहर निकलते आए सेंट्रल एशिया, और इसी में एक कबीला यहाँ पहुंचा जो था यूची कबीला, जो काफी पहले मंगोलिया से निकला था, सैकड़ों साल पहले, और मतलब सैकड़ों साल मतलब 10, 20, 50 साल पहले, 60 साल पहले, और बाद में यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये यूची कबीला कई ब्रांचेस में बंट गया। सर ये कुषाण वाला तो नहीं है? जी जी जी, उसी यूची कबीला का था कुषाण वंश। और कुषाण वंश का ने ही शुरुआत की थी सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के निकालने को। तो इनका महानतम जो राजा था उसका नाम था कनिष्क। गणेश। ठीक, ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, ओरिजिनल नाम तो क्या कुछ ऐसा रहा होगा। इसने कनिष्क इसलिए रख दिया क्योंकि क ठीक प्लस निष्क, निष्क मतलब होता है सोने का अमूल्य जेवर, निष्क। तो ये हो गया कनिष्क। इसीलिए देखो टाटा वाले लिखते हैं तनिष्क। अभी समझे बात कि तनिष्क में निष्क का मतलब क्या होता है? यार एक बात बताओ, अगर हम शायरी कहें तो तुम लोग कहते वाह वाह, और जब इतना तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट बताते हैं तो वाह वाह नहीं निकलता। यस सर, हम लोग तनिष्क इतने वाह वाह बार वाह वाह। लेकिन समझ में नहीं आया तनिष्क मतलब क्या था सर। अच्छा ये देखो ज्वेलरी की दुकान में बैठे ने निष्क मतलब है नहीं पता? नहीं सर, हमको नहीं पता था सर। शुक्रिया, वाह वाह करने वालों का थैंक यू सर बताने के लिए। अभी आते हैं सर, अभी ट्राई करते हैं। क्या तीरंदाजी? यस सर, अभी घर आए तो अभी पूछेंगे। अच्छा ठीक, तो ये कनिष्क था। तो अब समझ में आया ये चीज कि मंगोलिया क्या था, मंगोलिया से कैसे आए, और यूची कबीला कैसे, कुषाण वंश और कनिष्क ये 100 BC में राज कर रहे थे इंडिया पर, इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन पर। इतना समझ में आया? यस सर। तो फोटो खींच लो। आज सुबह से हम लोग लगे हैं और बहुत ज्यादा थक गए, सुबह से लगे। खैर अब हम हटा रहे तभी से। अफसोस कुशाग्र नहीं आया है इसमें। कश्मीर? हाँ वो कश्मीर में है इस समय। और देखें कौन कौन आया है जरा सा, हमें लेट मी चेक। राज, सौरभ, सौरभ हाँ सर, मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। अच्छा आनंद लो बेटा, लेकिन नीट मत लेना, थोड़ा पानी मिला लेना। विवेक गोदी में लड़का है तो? अरे कहाँ सर गोदी में लड़का है? अच्छा ठीक है, गोद में रहे ठीक है, पेट में ना रहे। सौरभ, एंड्रॉयड, बघेल, अच्छा दीक्षा पी, हम जान रहे बंदर है अंदर हंस रही होगी दीक्षा पी। जी सर। हाँ गैलेक्सी A50, ये बार बार नंबर भूल जाते। A50 का मतलब अच्छा थोड़ा सा अगर सिर्फ 3 टूक कम होता तो साला A47 हो जाता।
किसका है भैया ये? सर मेरा है दिव्या। दिव्या, नाम लिख दो, बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। गैलेक्सी AK-47 लिखोगे तो डर लगेगा ना। बबीता, गैरोना, मानसी, मयंक, निष्ठा, नितेश, प्रीति, प्रियंका, पूर्णिमा, राहुल, रजनी, रत्ना, रियलमी है भाई बस। सौम्या, शाश्वत, श्रुति, स्वर्णा, वर्तिका, वंतिका, विधि, विवेक, and I am missing a lot with emotional sentiments to खुशबू। जरूरी नहीं है कि हर नाते खून से हो, कुछ ऐसे तार जुड़े होते हैं। तो आज खुशबू को क्लास में न देखकर मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ। बट चाहे जैसे भी मैसेज हो, आई लव यू बेटा, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू तो 100 BC चल रहा है और कनिष्क शासन कर रहे हैं। अब कनिष्क ने तुरंत मीटिंग बुलाया, कहा भैया सब लोग कश्मीर आओ। इनका मेन हेड कश्मीर में ही था। कश्मीर में कुंडल बनाओ तुम लोग। अब कुंडल वन में आए। अब कनिष्क ने मीटिंग बुलाई। अब सब जाके इकट्ठा हुए और ये सब कहे भैया अब कोई एक हेड नहीं बनेगा, दोनों पक्ष से हेड बनने चाहिए। दोनों पक्ष से मतलब कि अच्छा प्रेजेंट हो। दोनों पक्ष से का मतलब क्यों, व्हाई? तो दोनों पक्ष का मतलब ये है कि हमें भैया भरोसा नहीं है, आप लोग जो मन कहोगे वो करोगे। आप लोग कह दोगे कि आज से हीनयान गलत है तो फिर हीनयान गलत ही हो जाएगा। तो लोगों ने भरोसा नहीं दिलाया। भाई दोनों पक्ष की बातों को रखने वाले लोग बैठे और बात हो तो समझ में आवे बात। तो कनिष्क बहुत महान राजा था बेटा। तो इसने कहा ओके ओके व्हाई आर यू वरीड, जी बस कर रहा हूँ ना मैं। तो इन्होंने भैया एक मॉन्क को बुलाया और इनका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र भी कर सकते हैं। और एक का नाम था कात्यायन। ये वो कात्यायनी नहीं है पतंजलि वाले, ठीक है। और सेंटर में एक वाइस मतलब चेयरमैन भी इन्होंने बनाया। वो भी यहाँ बैठे हुए थे सब कुछ देखने के लिए। और इनका नाम था अश्वघोष। बहुत महान स्कॉलर थे बेटा अश्वघोष। तो वसुमित्र और कात्यायन हेड किए, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, क्योंकि निर्णय बड़ा लिया जाने वाला था पूरे बौद्ध संप्रदाय का। यहाँ पे बेटा वही महासांघिक को ऑफिशियली नाम दिया गया महायान। तो रियलिटी इनकी सिद्ध हो गई। हाँ, और थेरावादी को पर ऑफिशियल नाम दिया गया हीनयान, ठीक। और दोनों के क्लेरिफिकेशन के लिए एक बुक बनाई गई, लिखी गई, जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। तो इनको मत भूलना,
इनको मत भूलना, इनको मत भूलना, ये तो बिल्कुल मत भूलना। चलो अब हम बात करते हैं महायान। जब महायान बन गया, हालांकि बन तो 247 में ही हो गया था, 247 से पहले ही बन गया था, लेकिन अच्छा बताओ 247 में कौन किस बुक की रचना हुई थी? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो भैया ये यानी अगर हम कहें 100 BC तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट सेंचुरी BC, ये भी तो बोल सकते हैं ना। जी सर। तो महायान हीनयान कब बने? फर्स्ट सेंचुरी BC। अब महायान में भी दो पार्ट बन गए, एक बना माध्यमिका और दूसरा बना योगाचार। माध्यमिका और योगाचार। माध्यमिका कुछ लोग नहीं थे, कॉन्सेप्ट फिलॉसफी सेम थी, बट नहीं बना महायान। जैसे ही महायान सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, अरे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 100 BC इसको कैसे लिख सकते हैं? अब फर्स्ट सेंचुरी के बाद जैसे 100 पूरा हुआ, अब ये आएंगे, तो फर्स्ट सेंचुरी हुआ ना ये, हाँ फर्स्ट सेंचुरी हुआ। तो माध्यमिका, अब माध्यमिका आप माध्यम मार्ग अपनाइए, बहुत ज्यादा अपने आप को कड़े अनुशासन में मत रखिए, माध्यम मार्ग अपनाइए और निर्वाण प्राप्त कीजिए। और योगाचार वाले कहते थे नहीं भाई, आप योग कीजिए, कठिन तपस्या कीजिए और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। कठिन परीक्षा, कठिन कठिन हाँ कठिन उसमें, तो बस यही फिलॉसफी में अंतर था। मतलब जीवन और दया भाव अहिंसा इनके लिए कठिन कीजिए और ये माध्यम कीजिए। मतलब ये है कि भूख लगी है, अगर तुम्हें मरने जा रहे हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला मिल रहा है तो उसको खाना खिला के ये सब। सामने वाला ये कह रहा है, माध्यमिका वाला, भूख लगी अगर तुम्हें, मरने वाले तो भैया आधी रोटी खा लो, तो हो सकता है कि तुम 4 लोगों को और खिला पाओ। तो दोनों अपने अपनी जगहों पे गलत नहीं थे। तो माध्यमिका को इंट्रोड्यूस किया था नागार्जुन। इनकी बेसिक जो बुक है उसका नाम है माध्यमिका कारिका। माध्यमिका कारिका। और ये जो योगाचार के को इंट्रोड्यूस किया था असंग ने। इनके बुक का नाम था सूत्रालंकार। सूत्रालंकार मतलब फॉर्मूला हाउ टू गेट इन योगा। इनके असंग के भाई लोग भी इसके सपोर्ट में आ गए थे। जैसे एक भाई था, बहुत महान स्कॉलर था बेटा, बहुत महान स्कॉलर था, जिसका नाम था दिग्नाथ। ये भाई था। असंग अपने आप में बहुत बड़े स्कॉलर थे। इनका एक और भाई था जिसका नाम था धर्म कीर्ति। ये भी भाई थे और ये लोग महान स्कॉलर थे योगा। इन लोगों के जो महायान है, इन लोगों के जो लिटरेचर है, वो ज्यादातर जो लिटरेचर लैंग्वेज है वो ज्यादातर बेटा संस्कृत है। हालांकि भगवान बुद्ध जब तक थे तब तक प्रचार का माध्यम पाली था,
लेकिन महायान वालों ने लिटरेचर के लिए संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया। सर हीनयान का पाली ही रहा। आने दो बेटा, आने तो बताते हैं। तो इनके ज्यादातर लैंग्वेज मतलब मैक्स लिख देना, ऐसा नहीं है कि इसमें पाली में नहीं मिलेगा, मिलेगा, पाली में भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर और अच्छे बुक जो है वो संस्कृत में। कुछ अच्छे बुक लिख लीजिए, जैसे सारीपुत्त प्रकरण, ये एक कहानी है बेटा, ठीक, जिसमें एक बंदा होता है जिसका नाम है सारी, उसका बेटा सारीपुत्र का भगवान बुद्ध के प्रति जो विश्वास आस्था जगती है और उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, उस पर ये बुक लिखी हुई है जिसे कहते हैं सारीपुत्त प्रकरण। और वो जीवन और मानवता, दया, इन सब के लिए जो है अपने आप को समर्पित कर देता है। तो इस बुक का नाम है सारीपुत्त प्रकरण। अच्छा, ये कोई और नहीं है। सारी मतलब होता है बेटा that boundary which cover almost everything called सारी। जैसे सारिणी, जैसे सारिका, ठीक, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा मतलब कॉलम या एक ऐसा, चाहे जैसा भी कॉलम हो, जो ऑलमोस्ट सब कुछ पकड़ता हो। तो सारीपुत्त मतलब यानी एक राजा के पुत्र का प्रकरण। और भगवान बुद्ध किसके पुत्र थे? एक राजा के पुत्र थे ना, इसलिए सारीपुत्र प्रकरण कहा गया है इनको, उसको, जिसमें सारीपुत्र और कोई नहीं, भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध है और इन्हीं के जीवन चरित्र को इसमें लिखा गया है। सारीपुत्र प्रकरण। इसके बाद एक इनकी और बहुत अच्छी बुक है, सौदरानंद। ये जानते हो, ये भी बायोग्राफी है। किसकी? अश्वघोष। उपाध्यक्ष जो थे, कौन थे? अश्वघोष। सौदरानंद उनकी बुक है। एक तीसरी बुक और है, जिसका नाम है वैपुल्य सूत्र। हम इससे पहले एक बार वैपुल्य सूत्र का जिक्र कर चुके हैं, याद है? इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उपदेश को, का संकलन है। लेकिन किस लैंग्वेज में है? संस्कृत। एक लास्ट बुक और लिख लो, इससे ज्यादा टेंशन नहीं होगी। दिव्यावदान, नहीं, दिव्यावदान बात करेंगे। ललित विस्तर, ललित विस्तर, इसी को
अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया के नाम से, लाइट ऑफ एशिया के नाम से इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, लिखा था। और बायोग्राफी है, एक तरह से कहानी है, और इस कहानी में बाकायदा इनके माँ को जो सपना आता है, हाथी दिखाई देता है और ये सब दिखाई देता है, इन सब पूरे इस कहानी को बताया गया। और इसमें भगवान बुद्ध को पहली बार भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान यानी देवता का दर्जा दिया गया, देवता का दर्जा दिया गया। मूर्ति पूजा शुरू हो गई ग्रीक से पहले, लेकिन अभी सभी धर्मों में नहीं आया। ऐसे ही एक बुक है बेटा, दिव्यावदान। दिव्य अवदान यानी दिव्य रूप जिसमें दिया गया, ये बेटा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नाग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी से लेके अशोका तक का बड़ा प्रचलन मिलता है, मतलब हिस्ट्री मिल जाता है। सर मूर्ति पूजा वाला जो आपने बोला वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। मतलब जैसे कि अभी इनको एक विचार मात्र थे ना, तो अब ललित विस्तर में भगवान का दर्जा दिया गया, अब बाद में चल के भगवान का मूर्ति रूप चलेगा। तो अभी तो फर्स्ट सेंचुरी चल रहा है ना, बीसी। जी सर। अब जब एडी आएगा ना, जी सर। अब एडी आएगा, अब एडी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इनको भगवान के रूप में मूर्ति बनना शुरू हो जाएगा, उसकी पूजा शुरू हो जाएगी, जैन में पूजा शुरू हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बुक बिल्कुल शुरुआती एक बुक थी इनकी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये किनकी थी? और एक बुक और थी, आचरांग सूत्र, ये थी जैन। बेटा इसी में 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है, इनके में 25 महाजनपद का जिक्र मिलता है। अब ये भी हो सकता है कि ये उन्हीं जनपद को दिखाए जहां इनका चलता हो, या ये कुछ ज्यादा बढ़ाकर दिखाए हो। हाँ, ये जरूर है कि जब भगवान बुद्ध 483 में गए थे ना, यस सर। तो 483 में जब ये चल बसे, तो इस समय तक सिर्फ 5 बड़े, 6 बड़े महाजनपद बचे। महाजनपद, बड़े महाजनपद बन गए थे। ठीक, ये कौन कौन थे? पहला राजगृह, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा चंपा, चौथा काशी, पांचवा कौशाम्बी, और
छठवां साकेत। साकेत यानी ये जो अवध है, ठीक। याद रखना, आप लोगों को बता दें, काशी और बनारस में अंतर है। काशी क्षेत्र पुराना है, वो घाट वाला, यस सर। उसको घाट घाट कहते हैं। और बनारस शब्द डिराइव हुआ है वाराणसी से। दो नदी में हाँ, इनमें वरुणा और असी नदी के मिलने से वाराणसी हुआ और बाद में बनारस हुआ। तो बनारस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन काशी सबसे पहले रहा गंगा किनारे। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखना।